तो एक गुड न्यूज़ आया कि मैं कंसीव कर रही हूँ, मुझे बेबी होने वाला बेबी है, होने सारी वाला है, चीज़ें। तो राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर की बॉडी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। सेकंड, मदर को ये एक्सेप्ट करने में लगता है कि आगे मैं मेरी वर्किंग लाइफ को कैसे मेंटेन करूँगी। बहुत सारे जेनेटिक टेस्टिंग्स हैं, Correct. एमनियोसिंथेसिस वगैरह भी हो जाता है, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा। पर वही बात है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के लिए कोई टेस्ट नहीं है। माइकल फिलिप्स, है ना, इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड। 23 गोल्ड मेडल है उनके नाम पे मैम। डायग्नोज विद एडीएचडी। प्रणव बख्शी, है ना, जो ऑटिज्म का एक सुपर मॉडल है, मॉडलिंग करता है मैम। ओके, ऋतिक रोशन डिसलेक्सिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी। अभिषेक बच्चन को लर्निंग डिसेबिलिटी थी, एलन मस्क को ऑटिज्म था मैम। तो ये लोगों ने क्या किया मैम, अपनी हॉबीज को पकड़ा, अपने एनर्जी को चैनलाइज किया। सही तो तरीके वो से। मदर अगर चैनलाइज करेगी तो बच्चे के अंदर भी वो चैनलाइज होगा। मदर हैप्पी, बच्चा हैप्पी। हेलो, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ लिविंग यूनिकॉर्न्स। माय नेम इज़ प्रियंका सिंह एंड आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल लिविंग यूनिकॉर्न है, वो है डॉक्टर सुभाष गर्ग। थैंक यू मैम। डॉक्टर गर्ग, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। डॉक्टर सुभाष इज़ अ चाइल्ड बिहेवियर एक्सपर्ट और आज हम इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो डॉक्टर गर्ग, लेट्स अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो चिल्ड्रन रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं या पेरेंटिंग रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो इसको हम अगर शुरुआत करें तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? ओके, राइट नाउ मैम पेरेंटिंग एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि बिजी लाइफ स्टाइल है। मदर भी वर्किंग में है, फादर भी वर्किंग में है, न्यूक्लियर फैमिली सेटिंग से हैं। पहले जॉइंट फैमिली होता था, आजकल जॉइंट फैमिली काफ़ी रेयर हो चुका है। तो पेरेंटिंग अगर बोलें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, एम आई परफेक्ट पेरेंट। ये भी एक पेरेंट्स के लिए सोचना होता है कि नहीं यार, मैं परफेक्ट पेरेंट बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा। तो स्टार्ट कब होता है, जब बच्चा कंसीव होता है। तो पेरेंट्स जो मदर होती है, ऑब्वियसली मदर के ऊपर सबसे पहला इम्पैक्ट आता है। तो एक गुड न्यूज़ आया कि मैं कंसीव कर रही हूँ, मुझे बेबी होने वाला बेबी है, होने सारी वाला चीज़ें। है, तो राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर की बॉडी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। सेकेंड, मदर को ये एक्सेप्ट करने में लगता है कि आगे मैं मेरी वर्किंग लाइफ को कैसे मेंटेन करूँगी। थर्ड, क्या मेरा हस्बैंड उस दौरान मुझे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे पाएगा या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने के लिए आएगी। जी। और ये जब हो जाएगा 0 to 5 ईयर्स में, जब ये कंसीव होके बर्थ होगा इनका, तो क्या मैं इनका टेक केयर करने के लिए मैं गुड मदर हूँ। ओके, तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस मदर के ब्रेन में चलते रहते हैं जी, मैम। जी। और अभी मदर्स डे भी आने वाला है, मदर्स डे भी आने वाला है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। Yes. और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल। तो इसको बहुत सिंप्लीफाई वे में आंसर करता हूँ मैम, जी। कि पेरेंटिंग कोई चैलेंज नहीं है। पेरेंटिंग एक आर्ट है जो हर बच्चे के लिए अलग है, हर फैमिली के लिए अलग है। मेरी पेरेंटिंग की जो स्किल्स है, ज़रूरी नहीं आपके घर पे वो एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो हर बच्चा अलग है, हर फैमिली का डायनेमिक्स अलग है। तो कोई पेरेंट्स परफेक्ट नहीं है। मैं बोलूँ भैया मैं परफेक्ट पेरेंट्स हूँ, 10 बुक मैंने पेरेंटिंग की पढ़ रखी है, मैंने मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया, तो इसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलेंगे, अच्छा। है ना। नॉर्मल पेरेंटिंग इज दैट कि हम हमारे बच्चे को कितना समझ पा रहे हैं, चाहे वो वर्बल बच्चा हो या नॉन वर्बल बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या स्पेशल एबल्ड बच्चा हो। हम हमारे बच्चे को कितना समझ पा रहे हैं, हम हमारा बच्चा हमें कितना समझता है, और हमारे बच्चे की क्या पॉजिटिव एनर्जी को हम फील कर पा रहे हैं, और हमारे बच्चे के हम इंटरेस्ट को कितना बोलते हैं ढूंढ पा रहे हैं। करेक्ट। तो ये एक पेरेंटिंग है मैम। जी। मैंने बहुत सारी पेरेंट्स से मैं जब डिस्कस करता हूँ तो उनको लगता है कि सर हम हमारे बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। देखिए मैम, टाइम निकालना पड़ता है। नोबडी इज़ टू बिजी। 24 आवर्स तो कोई बिजी नहीं है, ना मैं बिजी हूँ ना आप बिजी हूँ। करेक्ट। आप बच्चे के लिए समय नहीं निकालोगे तो कैसे काम चलेगा। वर्किंग में देखा जाए तो 8 आवर्स का वर्किंग होता है मैम, है ना। जी। मैंने रिसर्च में देखा है, प्रैक्टिकली मेरे घर पे देखा है कि 20 मिनट्स बच्चे के साथ अगर इंटरेक्टिव प्ले किया जाए तो इट्स ऑल अबाउट 24 आवर्स। वाओ, ओनली 20 मिनट्स इफ यू कैन ओनली डिवोट। 20 मिनट्स। राइट। देखो मदर का कार्य क्या है, बच्चे को फीड कराना, बच्चे को ड्रेसअप करना, ग्रूमिंग करना, और उसे इमोशनली बिल्ड करना, है ना, अटैच जी, रहना। जी। फादर का काम है उसको डिसिप्लिन करना, उसे सोसाइटी में सिक्योर फील कराना, उसकी स्किल्स को या उसको आज़ाद फील कराना, इंडिपेंडेंट फील कराना थ्रू द मूवमेंट, थ्रू द प्ले, या जो भी चीज़ है। जी। तो पेरेंटिंग जैसे 2 हाथ से ताली बजती है, वैसे ही इस तरीके से मदर का जितना रोल है उतना फादर का इक्वल रोल ऑफ है। कोर्स, ऑफ कोर्स। दिस इज़ अ पेरेंटिंग मैम। मैं जब अनुभव करता हूँ कि यार पेरेंट्स जो हैं, बहुत सभी के पास में फाइनेंशियल कंडीशन किसी का अच्छा नहीं होता, और घर के चलाने के लिए दोनों को काम करना पड़ता है मैम।
तो वहाँ मैं बोलता हूँ कि बच्चे को आप अकेला भी छोड़ रहे हो तो उस चीज़ को आप मॉनिटर करो। केयर टेकर वगैरह है, पर केयर टेकर मदर नहीं बन सकती मैम। करेक्ट। 0 to 5 ईयर का जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मदर का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। और 5 to 10 में फादर का। फादर का, ओके। ओके तो ये 0 to 5 में अगर बच्चे को प्रॉपर मदर केयर नहीं मिला है तो बच्चा हमेशा इमोशनली इनसिक्योर रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा, या आने वाले टाइम में उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चांसेस हो सकते हैं। एक छोटा सा सिगमंड फ्राइड है जो फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। Correct. उनका एक रिसर्च है मैम, है ना, कि जिन बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिला, जी। है ना, वो आगे जाके ड्रग डिपेंडेंसी में, है ना, ठीक है, ड्रग डिपेंड हो जाते हैं, जी। चेन स्मोकर बन सकते हैं, इमोशनल इनसिक्योरिटीज लाइफ टाइम उनके साथ रह सकती है। तो आप सोचिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पैक्ट किस एज तक रहेगा। किस एज तक रहता है? और सर जैसे कि आपने बताया कि 0 to 5 जो रहती है वो बहुत टेंडर एज रहती है, तो कई बार सर अगर हम अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री की ही बात करें तो चाइल्ड क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो पेरेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, हो सकता है कुछ साल में बच्चा ठीक हो जाएगा, या ये चीज़ें नेचुरली होती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैम आजकल एक जो है ना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, मैंने जो शब्द किया, ओवर पेरेंटिंग भी इसको बोल जी, सकते हैं। जी। कितनी बार हमारे बच्चे के साथ कोई समस्या आ रही हो तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कितनी बार समस्या नहीं है तो वो भी हम समस्या निकालने की कोशिश करेंगे। मैं दोनों ही तरीके से पेरेंट्स से मिलता हूँ। एक पेरेंट्स वो है जिनके घर में स्पेशल एबल्ड बच्चा है। स्पेशल एबल्ड मतलब जिनके पास में कोई ना कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ग्लोबल डिले डेवलपमेंट वाला बच्चा है, अदर कोई सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में बोलते हैं। जी। कुछ बच्चे ऐसे जिनके अंदर अटेंशन सीकिंग इश्यूज है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनके मदर फादर उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दे आर सर्चिंग कि मेरे बच्चे के अंदर ये परेशानी है, इसको पना ये प्रॉब्लम हो सकती है। सर मोबाइल भी बहुत बड़ा मैम रोल प्ले कर रहा है आजकल। देखिए, मोबाइल एक ऐसा वेपन है ना मैम, जिसको सही तरीके से यूज़ किया जाए ना, जी। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। राइट। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ राइट नाउ। Correct. टेक्नोलॉजी को हम हमारी सोसाइटी से दूर नहीं कर सकते Of course. पर उसका सेफ यूज़ तो सिखा सकते हैं। आज बच्चा है मेरे पास बैठा, मेरा बेटा मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है, मैं मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैं टीवी पे चैनल चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे बेटे को लग रहा है कि यही नॉर्मल बिहेवियर है। जी। ऐसे ही बात की जाती है, ऐसे ही जीवन जिया जाता है, Correct. या मोबाइल इज अ पार्ट, एसेंशियल पार्ट। तो जब वो 5th क्लास में पहुंचेगा तो उसे सेलफोन के क्रेव करेगा। आजकल बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते मैडम। जी। सोशल सेटिंग्स पे बिना मोबाइल के बैठते नहीं है, है वेरी ना, कॉमन प्रॉब्लम सर। सब सोते नहीं है। और आजकल 80% बच्चे को आप देखोगे IQ अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाके उनका मन नहीं लगता, क्योंकि वो रियल लाइफ में ही खोए हुए हैं कि उस वाले वीडियोस में ऐसा था, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, ये टीचर पसंद नहीं है, इसको स्वाइप कर लेते हैं, सारी चीज़ें। तो रील और रियल लाइफ का डिफरेंस बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। सर ये सेम प्रॉब्लम इज विद पेरेंट्स ऑल्सो, जो अब नए पेरेंट, नए जनरेशन के पेरेंट्स हैं, बिकॉज वो भी मोबाइल के दौर में बड़े हुए हैं, पेरेंट बने हैं, तो क्या सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी कि वो भी समझ नहीं पा रहे कि हम कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? मैम वही बात है ना, स्ट्रक्चर स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं ऑफिस को ऑफिस तक छोड़ के आऊँ, घर पे मैं फैमिली के साथ रहूँ, करेक्ट। ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप फ़ोन ही छोड़ दो, बट एक ऐसा जोन तो 1 आवर्स तुम डिसाइड कर सकते हैं फैमिली के साथ में कि जहाँ मुझे मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। जी। जी। अगर हम बच्चे को बिना सेल फोन का टाइम देते हैं तो उसे समझ में आएगा कि बिना सेल फोन के भी रह जा सकता है। Correct. अगर मैं फैमिली डिनर या रात को नीचे बैठ के खाना खा रहा हूँ, वाइफ साथ में मेरे खाना खा रही है, मैं भी साथ में खाना खा रहा हूँ, तो मेरा बेटा भी समझेगा कि ऐसे बैठकर ही खाना खाते हैं, टीवी देखकर खाना नहीं खाते। मैं टीवी देखकर खाना खाऊंगा तो बेटा क्या सीखेगा कि टीवी देखकर ही खाना खाया जाता है। right. ओके, तो वही मेटाबॉलिक इश्यूज आना, बिहेवियर इश्यूज आना, मेंटल इश्यूज आना, फिजिकल इश्यूज आना, और अदर कोई प्रॉब्लम्स का खड़ा करना, तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। दिस इज लाइफ स्टाइल में। आजकल पेरेंटिंग को मैं इतना बोलूँगा कि इसको लाइफ स्टाइल का बोलते हैं इम्पैक्ट ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा जी। है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल करेक्ट है तो पेरेंटिंग करेक्ट है। करेक्ट। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, मैं बच्चे को करेक्ट करने की जगह पहले खुद को करेक्ट करो। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock पे उठना चाहता हूँ, उठूंगा तो मेरी फैमिली अपने आप 7 o'clock पे उठेगा। करेक्ट। अगर मैं स्क्रीन का मिनिमाइज यूज़ करूंगा तो मेरा बेटा भी मिनिमाइज करेगा। मैं अगर वर्कआउट करूंगा तो मेरा बेटा भी सोचेगा कि मुझे भी वर्कआउट करना है। अल्टीमेटली बच्चा नॉन वर्बल हो या बच्चा वर्बल हो, बच्चा किसी डिसेबिलिटी, सॉरी स्पेशल एबल्ड बच्चा हो, डिसेबिलिटी नहीं बोलूँगा क्योंकि इसे टर्म चेंज कर दिया गया है, स्पेशल एबल्ड बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, वो अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखता है, पेरेंट्स के पॉजिटिव एनर्जी को ही लेता है, पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसी को वो अडॉप्ट करता है। आप भी आपकी मदर को कॉपी करते हैं, मैं भी मेरे फादर को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ट्रेड्स हैं
मेरा ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा होगा, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होगा, मैं मदर को कॉपी उनसे उनकी तरह बात करने की कोशिश करूंगा, जैसे हमारा बच्चा करता है। अगर पेरेंट्स आपस में भी अच्छे से बात नहीं करेंगे, बच्चा सोचता है चिल्लाकर ही बात की जाती है, जी, जी। सामान फेंक कर ही गुस्सा शो किया जाता है, तो वैसा बच्चा आपको करना शो सही करेगा मैम। बात है सर। तो मोबाइल एक बहुत बड़ी बोलना चाहिए समस्या है मैम। मैं समस्या कम बोलूँगा, अगर इसका सीमित उपयोग करें तो बहुत बड़ा वेपन है जिसको पॉजिटिवली बहुत कुछ सीखा जा सकता है, करेक्ट। लेकिन असीमित उपयोग से एक समस्या ही क्रिएट करेगा Right. जो आपकी फैमिली डायनेमिक्स को खराब करेगा, Correct. आपकी जनरेशन को खराब करेगा और आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करेगा। ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर क्योंकि आप मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स हो चुके हैं आपको प्रैक्टिस करते हुए, तो सर ये टॉपिक तो मतलब हम समझ गए जो आप कहना चाह रहे हैं। सर व्हाट आर द कॉमन, आई वुड नॉट से डिजीजेज या सिचुएशंस जो चाइल्ड फेस कर रहे हैं, क्या है जो कॉमनली आजकल डिटेक्ट हो रही हैं? मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में काफ़ी देखे जा रहे हैं मैडम, है ना। इनसिक्योरिटीज़, इमोशनल रेगुलेशन, लैंग्वेज इश्यूज, या कंक्लूडेड करके बोलें ऑटिज़म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा। इतनी सारी? यस मैम, बहुत सारे सर वेरिएशन। बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम रीज़न हो सकता है क्या इनका? मैम देखिए, बायोलॉजिकली जेनेटिक ओवरलोड आज तक बच्चों में देखा गया है कि जैसे कैंसर होता जी। है ना, कि म्यूटेशन हुआ है सेल के अंदर, रेडिएशन के कारण जीन्स चेंज हुए हैं, वैसे बच्चों के जीन में भी म्यूटेशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ओके। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा हिस्ट्री मिलता है एनवायरमेंटल इज दैट बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हुआ, बच्चा IVF या IUI से हुआ है, बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, बच्चा बहुत अकेला रहा है, बच्चे को हमने मेट के पास छोड़ दिया था, ये सारी चीज़ें इसकी पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो लैक ऑफ पेरेंटिंग इज और लाइफ स्टाइल हमारे जो बोलेंगे इन डिसऑर्डर्स को बढ़ा रहे हैं। ओके। डिसऑर्डर क्यों बोलेंगे पता है आपको? जी। एक नॉर्मल ऑर्डर होता है डेवलपमेंट का, जब उस ऑर्डर में है ना इरेगुलेशन हो, है ना, तो उसे डिसऑर्डर बोलेंगे। करेक्ट। जो बच्चा 3 इयर्स में बोलना सीखना चाहिए था वो 6 ईयर में बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। उसको तो सर दिस इज व्हाट डेवलपमेंट डिले इज, कि अगर इरेगुलरिटीज आ रही हैं उस सीक्वेंस में, तो डेवलपमेंट जो है चाइल्ड का वो इसीलिए डिले होता जा रहा है। डिले हो रहा है, पर कितना डिले हो रहा है जी। मैम, पॉइंट वाला बात है। डिले तो हमारे इसमें भी देखते थे, एक बच्चा 4 साल में बोला, एक 3 साल में बोला, क्या हम ये सोचते सोचते बच्चे को 8 साल का तो नहीं कर सकते ना मैडम? करेक्ट। हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मेरा बच्चा डिले क्यों हो रहा है। जब आपके बच्चा खाना नहीं खाता तो आप परेशान हो जाते हो, आपका बच्चा सोता नहीं है तो आप परेशान हो जाते हो, आपके बच्चे को 3 दिन खांसी रहती है तो परेशान हो जाते हो, फीवर रहता है तो परेशान हो जाते हो। तो वो जब वो बोल नहीं रहा है 2.5 साल का, तब आप परेशान क्यों नहीं हो रहे? तब आप क्यों सोच रहे हो कि उसे नज़र उतार देते हैं, पंडित जी के पास ले जाते हैं, मम्मी का कोई दादी नानी का नुस्खा कर लेते हैं, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? मैम परेशानी है एक, मैं अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी। हमारे इंडिया में क्या मैम, लोग डिसऑर्डर या बीमारी से ज़्यादा ना उसके ट्रीटमेंट से डरता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं कोई बीमारी निकाल देगा, ये नहीं सोचेगा कि उसका सॉल्यूशन निकाल देगा, बीमारी निकाल देगा। तो डॉक्टर को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि हॉस्पिटल गए, बड़े हॉस्पिटल में बड़ा बिल बनेगा, बड़ी बीमारी निकल जाएगी। आप ये नहीं सोचो कि उस बीमारी से हम बच पाएंगे, उस बीमारी का हमें इलाज हमें डॉक्टर बता देगा। तो ये एक बोलना चाहिए साइकोलॉजिकल स्टेट या तो थिंकिंग प्रोसेस है, सबको चेंज करने की आवश्यकता है। सर क्योंकि आपने ये वाली बात बताई जो हम फेस कर रहे हैं, तो सर मदरहुड के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि मदर का क्या रोल होता है पेरेंटिंग में या चाइल्ड बर्थ में। सर हम फादर के रोल के ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि क्या इम्पैक्ट फादर के ऊपर भी आता है। मैडम फादर के ऊपर इम्पैक्ट आता है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का, है ना। जब पता चलता है कि यार मेरे घर में एक नई किलकारी गुजरने वाली है ना, मेरी वाइफ को सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है जी। ओके। और ऑफिस प्रेशर सारी चीज़ें, एक मन में ये भी रहता है कि यार मुझे सबसे ज़्यादा है ना अर्निंग करनी है, क्या है। करेक्ट। तो फादर जो है इस चीज़ में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। उन्हें घर पे सबसे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है पहले। कुछ भी नहीं करना है, आप उसमें भी आपका घर चल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ में 100 रुपये कम भी कमाऊंगा तो खुश है, अगर मैं उसे समय दे पा रहा हूँ तो। अगर मैं उसे समय नहीं दे पा रहा हूँ तो 1000 रुपये कमा के भी वो उसको मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही बात है, हमें सिलेक्ट करना होगा कि मेरे घर की खुशी किस में है, पैसों में है या मैं जो टाइम दे रहा हूँ उसमें है। ऑब्वियसली एक वुमन जब प्रेग्नेंट होती है ना मैम, तो उसको एक ही दिखता है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कब खड़ा है, किस सिचुएशन में खड़ा है और कब तक खड़ा है। ठीक है। और वही टाइम होता है सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट नीड वाला। मैंने देखा है मैडम अधिकतर फैमिलीज़ में डायनेमिक्स चेंज होते हुए, जब बच्चा हो तो जाता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है ना तो अधिकतर मैरिटल डिसहार्मनी इसी में देखा गया। और जब बच्चा स्पेशल एबल्ड हो
जहाँ कोई परेशानी हो तो वहाँ पे मैरिटल डिसहार्मनी, सेपरेशन ये कॉमनली देखे जाते हैं मैडम, क्योंकि मदर को अपना एक साइकोलॉजिकल नीड है, उनको वो चाहिए फादर की तरफ से, फादर वो देने के लिए सक्षम नहीं है, दोनों में झगड़े होते हैं, फिर अल्टीमेटली डिसीजन ले जाते हैं कि हमें स्पेस चाहिए। उस स्पेस में किसका नुकसान है आप बताओ मुझे? चाइल्ड का सर, सबसे चाइल्ड ज़्यादा का, नुकसान। जिसका डिसीजन म्यूचुअली आपने लिया था कि इसके हम ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, Correct. उसको आपने सेपरेट कर दिया। जी, बहुत सारी मैंने देखा है मैडम कि वो परिवार में रहते हुए भी सिंगल है। कुछ मदर सिंगली अपने बच्चे को फादर से बेटर ग्रो कर रही है, पर मैम ताली दोनों हाथ से बजती है। वो जो लेकिंग है ना वो हमेशा रहता है मैम बच्चे के अंदर, ऐसा है। सर क्योंकि पेरेंट का मतलब ऑब्वियसली मदर और फादर दोनों का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली होता है। मैम, डेफिनेटली मैंने बताया ना 0 to 5 मदर, 5 to 10 इज फादर, और फिर 10 to 20 जो है, देखो हमारे मदर फादर हमारे साथ हमेशा रहे, हम लोग चाहते हैं, लेकिन मदर फादर के रोल डिफाइन है। 10 to 20 में बोलूँगा दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। सॉफ्ट कॉर्नर मदर का रहता है, हार्ड कॉर्नर फादर का रहता है। कुछ फैमिलीज में हार्ड कॉर्नर फादर का रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर फादर का रहता है, हार्ड कॉर्नर मदर का रहता है। सर जैसे यंगस्टर्स भी आजकल जितना मैं देख पा रही हूँ पेरेंटिंग से कहीं ना कहीं घबराते हैं, फैमिली प्लानिंग से डरते हैं कि हमें, कई बार तो ये भी होने लग गया है सर कि लोग चाइल्ड चाहते ही नहीं हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके। सर ये ट्रांजिशन आपको क्यों लगता है, क्यों आ रहा है? इसके पीछे के रीजंस है मैम। पहला ये कि हम लोग लाइफ में कब सेटल होना चाहते हैं, है ना। पेरेंट्स के लिए कि शादी हो जाता है, उन्हें हम थोड़ा सेटल हो जाएं, बच्चे के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हम लोग डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बेबी प्लान करते हैं। मैम आइडियली एज इज़ 26 फॉर द बेबी प्लानिंग। 28 पे वो शिफ्ट हो चुका है, राइट ना वो 32 या 34 तक जा रहा है। जितना आप लेट प्रेगनेंसी करोगे उतना बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। डाउन सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन राइट नाउ, क्योंकि वो 32 के बाद में डाउन सिंड्रोम की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है आपके इसमें, तो बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और डाउन सिंड्रोम की आजकल पॉपुलेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं मैम, ओके, क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ गया। तो कोई भी डिसऑर्डर का बढ़ना, ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग और पेरेंटिंग प्लानिंग के ऊपर है, ओके। 28 की एज में अगर आप बोल रहे हैं ना कि लेट बच्चा कंसीव नहीं करना चाहते, उसके रीज़न भी ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को देख लिया, तो उनको लग रहा है, घबरा गए कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, तो वो लोग प्लान नहीं करना चाहते, उनके अंदर ये फियर है। सेकंड फियर ये भी है कि क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं संभाल पाऊँगी, क्या मेरे लाइफ स्टाइल से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। करेक्ट। तो एक भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये 3 रीज़न है जो आजकल पेरेंटिंग को डिले कर रहे हैं। जी, मुझे मुझे लगता है 99% लोग शादी के बाद बेबी तो कंसीव करते हैं, हाँ, पर आप ये देखेंगे आजकल इम्पोर्टेंसी वाला जो रेट है काफ़ी हाई है। IVF और IUI का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, बहुत बढ़ गया है सर। और आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी बढ़ी है मैम। तो आर्टिफिशियल फूड कैसा होता है आपको ही पता है, आपकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है। तो ये आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी जो है, बच्चा कंसीव करा देगी, बच्चा हो तो जाएगा, लेकिन बच्चे के साथ में आगे कुछ इश्यूज ना हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। सर जैसे कि आपने ये कहा कि क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ ऑब्वियसली बॉडी के लिए हार्मफुल होती है और लेट प्रेगनेंसीज होने लगी हैं, सर क्या हम कोशिश करके इसको किसी तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हम लेट कंसीव कर रहे हैं लाइफ में पर हेल्दीली कंसीव कर पाएँ, कोशिश करें एटलीस्ट? देखिए मैम, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट, और दूसरा आपका लाइफ स्टाइल, है ना। और थर्ड, मदर के लिए हमेशा बोलता हूँ, जो जिनके घर में बच्चा है, जिनके घर में कंसीव करने वाली है, हाँ, आपका मी टाइम, ठीक है, आपका मी टाइम क्या है। अगर आपका मी टाइम है बुक रीड करना, कुकिंग करना, डांसिंग करना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट करना, वर्कआउट करना, या ऑनलाइन मीटिंग्स या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करना, तो आप वो करो, आपका मी टाइम निकाल के रखो। करेक्ट, ठीक है, मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मैम, अगर बच्चे के साथ में अगर आपको लग रहा है कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो आजकल बहुत सारे जेनेटिक टेस्टिंग्स हैं, एमनियोसिंथेसिस वगैरह भी हो जाता है, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा। पर वही बात है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के लिए कोई टेस्ट नहीं है। क्या आप बोले ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है, ADHD को डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट नहीं। मैम दिस नॉट ए डिसऑर्डर, आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स अ सुपर पावर। एनर्जी को चैनलाइज कर दो ना, बहुत बच्चा बहुत कुछ कर लेता है। माइकल फिलिप्स, है ना, इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड। 23 गोल्ड मेडल है उनके नाम पे मैम। ये डायग्नोज विद ADHD। प्रणव बख्शी, है ना, जो ऑटिज्म का एक सुपर मॉडल है, मॉडलिंग करता है मैम, ओके। ऋतिक रोशन, डिसलेक्सिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अभिषेक बच्चन को लर्निंग डिसेबिलिटी थी। एलन मस्क को ऑटिज्म था मैम। तो ये लोगों ने क्या किया मैम, अपनी हॉबीज़ को पकड़ा,
अपने Energy एनर्जी को को channelize चैनलाइज किया किया सही तो तरीके वो से। मदर अगर चैनलाइज करेगी तो बच्चे के अंदर भी वो चैनलाइज होगा। मदर हैप्पी, बच्चा हैप्पी। ऑब्वियसली एक बहुत कॉमन एग्जांपल हर पॉडकास्ट में देता हूँ कि बच्चा अगर रो रहा है तो मदर के ब्रेस्ट से अपने आप मिल्क निकलना चालू हो जाता है। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड मदर मैम, जो ऊपर वाले ने ही डिसाइड किया है, उसको आर्टिफिशियली आप डेवलप नहीं कर वाओ। सकते। सर क्योंकि अभी आपने मेंशन किया, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स भी दिए आपने, तो ये कॉमनली यूज्ड वर्ड है और हम सब जानते हैं ADHD के बारे में। सर कैन यू डिफाइन दिस एंड एक इजी लैंग्वेज में अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें? बिल्कुल, अभी काफ़ी इंटरव्यूज़ में हम देख रहे हैं ADHD के उस पर। करण जौहर बोल रहा है कि मैं ADHD के जोन में था, है ना। आलिया भट्ट बोल रही है कि मैं ADHD थे। एलन मस्क भी बोले कि मैं ADHD के इसमें था, है ना। रोनाल्डिनो बोले कि भाई मैं ADHD में था, है ना। बहुत सारी पर्सनालिटी है। ग्लेन फिलिप्स अभी जो सबसे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने कैचेस वगैरह, फील्डर्स बहुत अच्छे रहे, जिनको वर्ल्ड मीडिया ने अप्रिशिएट किया कि यार इसका एनर्जी का रीज़न क्या है, उनको भी ADHD था। तो ADHD कोई परेशानी नहीं है, इसको बोलेंगे अटेंशन डेफिशिट, ध्यान की कमी, अति चंचलता। अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जो एनर्जी मुझे इस चाय को पीने के से मिल रही है, नेचुरली खुदा ने उसको वो एनर्जी दी है। वो खाना नहीं खाएगा तब भी उसके अंदर वो एनर्जी है। वो कुछ काम मतलब बैठे बैठे भी वो एनर्जी रहेगा। जब एनर्जी रहेगा तो ऑब्वियसली मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा। तो ADHD में इम्पल्सिव बिहेवियर, छोटी छोटी बात पे बच्चे का नाराज होना, सिटिंग अफेक्ट होना, कभी ये करना कभी वो करना, डिसाइड नहीं कर पाना कि मेरे को क्या करना है। लैंग्वेज इश्यूज का होना, बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बोलता है या बच्चे की लैंग्वेज डिलेड हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ADHD के फीचर्स में आता है मैम। तो मैं इसको डिसऑर्डर कभी नहीं बोलता, स्पेशल पावर में। करेक्ट। ऐसे बच्चों को एकेडमिक इंटरेस्ट की जगह स्पोर्ट्स में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, म्यूजिक्स में अगर चैनलाइज कर दो ना मैम, ये बच्चे ना प्राउड फील करा सकते हैं। पर पेरेंट को क्या है, कॉपी में लिखवाना है, वो 80% लाना है। वो शर्मा जी का लड़का 90% लेके आया है, क्यों प्रियंका मैडम आपके तो 60% आए थे, क्यों सुभाष सर आपने तो 50%, वो पड़ोस वाले को देखो उसको ज़्यादा लेके आए। तो ये ब्लेमिंग बच्चे पे दे दी जाती है मैडम। अब वो बच्चा मैम जिसको ADHD ऑटिज्म डायग्नोस है, उसका वैसे ही इमोशनल सपोर्ट कम है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, और उसको आप दिए जा रहे हो, प्रेशर दिए जा रहे हो, स्ट्रेस दिए जा रहे हो, तो आप उसके न्यूरॉन्स जो डेवलप हो रहे हैं उसको भी मार दिया, उसकी स्पेशल पावर को आपने दबा दिया। फिर उस बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बच्चा जो है कुछ करे। तो जो टर्म डिसाइड होती है ना कि ADHD कभी ठीक नहीं हो सकता, ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता, वो रीज़न ही यही है क्योंकि हम बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी को पता ही नहीं कर पाते ना। करेक्ट। एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पेरेंट्स की वजह से, और आप और मुझसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप भी बैठे हैं और किसी मुकाम पे पहुँचे तो आपके पेरेंट्स की वजह से। तो हमारे पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम यहाँ नहीं होते। कभी कभी किसी पेरेंटिंग में ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, कभी कभी किसी में कम रिक्वायर्ड होता है। जब बच्चे के साथ कोई परेशानी हो तो वहाँ ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। आज की पेरेंटिंग में ये मानता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटीज चाहिए मैं जी। उन्हें ये फील कराना है कि तुम सिक्योर हो, उन्हें ये फील कराना तुम जो भी करोगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मल्टीपल एक्सपोजर आप बच्चे को दो, बच्चे को झगड़ने दो, बच्चे को सोसाइटी में खड़े होने के लिए जो करना है वो करने दो, शाउट करने दो, शांत बैठने दो, गुस्सा दिखाने दो, एक्सप्रेस करने दो, जीत करने दो, सब कुछ करने दो। आप ये फिल्टर करो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कितनी बार हम हमारे पेरेंटिंग के जो वो है ना पिछले पास वाले कि डॉक्टर सुभाष ने अपने की जो परवरिश हुई थी उस समय बहुत फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, तो मैं आज मेरे बच्चे को सारी सुविधा दूंगा, ये गलत है। सुविधा दीजिए पर सीमित। आज बच्चा मेरा एक पेन मांग रहा है तो मैं उसको एक पेन ला के दे रहा हूँ, पर कल वो फिर पेन मांग रहा है तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि तुमने कहाँ फेंका। और जब भाई स्पेशल एबल्ड बच्चा है तो भैया मुझे तो और फिल्टर लगाने की जरूरत है कि इसकी कौन सी डिमांड पूरी करना है, कौन सा नहीं करना है। राइट। ठीक है, हम ही बच्चे का बिहेवियर शेप करते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं। आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, प्रियंका मैडम थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, मेरा बच्चा दुर्व्यवहार क्यों करता है। ठीक है, क्या मेरा बच्चा दुर्व्यवहार क्यों करता है। और स्पेशली सर जब घर के बाहर जाओ, परिवार में खाना खाने जाओ, तब क्यों करता है। तब तो ये ऐसा दिखता है, जमीन पे फैल जाता है, गुस्सा करता है, सामान फेंकता है, काटता है, मेरे कपड़े खींचता है, रोता है। तो कुछ बच्चे बहुत अग्रेसिव रहते हैं। एग्रेसिव, और स्पेशल एबल्ड बच्चे के पास तो वैसे ही लैंग्वेज नहीं है, तो बच्चा और ज़्यादा टेंट्रम करता है। तो ऐसा क्यों करता है। मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। कहीं नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं है, ये बच्चा बस भारी परेशान करता है। ये बच्चा अगर घर पे रोता था तो आप सामान दे देते थे, नहीं ये रोता था तो मैं मना करती थी, कितनी बार एक चपाट खींच के दे देती थी, उसके बाद क्या करता था तो मानता ही नहीं था तो देना चालू कर दिया। उसके लिए क्या नॉर्मल हो गया कि मुझे रोना है, चीखना है, चिल्लाना है और मेरे को मार भी पड़ जाए, उसके बाद मेरे को सामान मिलेगा।
ठीक है, तो उसने इस चीज़ को नॉर्मल मान लिया, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा, दोनों चीज़ में है, मैं स्पेशल एबल्ड बच्चा हूँ, है ना। तो अब जब सोशल सेटिंग में जाते हैं उसको लगता है मेरी मदर फादर बिजी है, मेरे को तो अब क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो मैं क्या करूँ, रोऊंगा, पहले कपड़े खींचना चालू करूँगा, मैं आपका अटेंशन सीख करने के लिए फैलूंगा, फिर आप मेरे को मना करोगे, उसने देखा मेरे मदर का अटेंशन मुझे मिल गया, मैं रोना चालू करूँगा, चीखना चालू करूंगा, चिल्लाना चालू करूंगा, आखिर में फ्रस्ट्रेट होके उसको ये सेलफोन मिल दे जाएगा दूंगा तो या पर्टिकुलर टॉय मिल जाएगा। तो उसने ये मान लिया, उसको ये समझ में आ गया कि रोने चिकने चिल्लाने से सामान मिलता काम बन है, और ये उसको पता चला कि इस नेगेटिव रेनफोर्समेंट को उसने अपना पॉजिटिव समझ लिया। तो हर जगह वो यही एप्लीकेबल करने की कोशिश करेगा। ऐसे बच्चे क्या होते हैं मैम, पेरेंट्स के सामने तो शेयर होते हैं, लेकिन जब सोसाइटी के सामने वो ऐसे कोने में दुब के बैठे रहते हैं। सोशल सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता ना मैं उनके रेनफोर्समेंट से। और सर सोशल एंजाइटी बहुत बढ़ रही है आजकल, बच्चों में भी, अडल्ट्स में इतनी है सर, तो बच्चों में तो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। बच्चों में बहुत बढ़ रहा है मैडम, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे मदर फादर को फॉलो नहीं करना चाहते, ये क्या है, सब सोशल एंजाइटी है, नए लोगों से मिलना नहीं चाहते। आप बताओ पहले के ज़माने में और आज मुझे कोई बोले कि रिश्तेदारों में जाना तो मैं खुद अवॉइड करता हूँ मैडम, क्योंकि मेरे अंदर वो एंजाइटी, वो मेरे बच्चे में कितनी आ रही होगी, और वो जो स्पेशल एबल्ड बच्चा वैसे ही वो तो एंजाइटी से भरा पड़ा, तो उसको तो सोशल सेटिंग में जाना ही पसंद नहीं है। करेक्ट, ठीक है मैम। तो ये सोशल एंजाइटी डेवलप करने का रीज़न यही है कि हम लोग हमारी परवरिश को कर तो रहें पर उसको डायरेक्शन सही नहीं है, डायरेक्शन सही, हमें वहाँ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना जहाँ जरूरत है। अगर नो मीन्स नो, चाहे वो कोई भी हो, फादर भी हो या मदर भी हो, मदर ने मना कर दिया तो फादर ने भी सपोर्ट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हर जीत बच्चे की नकारी जाए, 10 में से 6 जीत हाँ की जाए, 4 नकारी जाए। Correct. तो बच्चों को समझ में आएगा कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और स्पेशल बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि वो 10 में से 6 समझाना उन्हें कि ये चाहिए या ये नहीं मिलेगा। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, इग्नोर, अवॉइड और डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, है ना, डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुभाष, लिविंग यूनिकॉर्न्स के बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू मैम, एंड कीप इंस्पायरिंग, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू।